अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर निसार मेडकास्ट की पहली एपिसोड के साथ। हमारा इस प्लेटफॉर्म से मकसद होगा कि हम आपको मुख्तलिफ बीमारियों के मुतल्लिक सही मालूमात अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए फराहम करें। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो कि हर टीवी चैनल से लेकर हर दस्तरखान पे आजकल डिस्कस हो रहा है। कोविड-19 या कोरोना वायरस। इसके लिए आज हमारे साथ हैं आखन यूनिवर्सिटी से पल्मोनोलॉजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली जुबैरी। सर, आजकल डॉक्टर्स हमारे नेशनल फ्रंटलाइन हीरोज हैं, सो थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया फ्रॉम योर वेरी बिजी स्केड्यूल। तो सर, मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि हमारी आवाम में अभी भी इस बीमारी को लेकर ये है कि ये बीमारी आया कि है या नहीं है, या इज इट अ कॉन्स्पिरेसी। सो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। और आई थिंक कि ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी हैं हमारी जनरल पब्लिक और जो हमारे जो अवाम है उनको एजुकेट करने के लिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है कि क्या ये मिथ है या वाकई में ये सच्चाई है। तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो दुनिया में सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ और उसके बाद फिर इवेंचुअली वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये कोई मिथ है, दिस इज अ रियलिटी। तो सर, आपका क्या ख्याल है कि जो कुछ कंट्रीज में कम डेथ्स हैं और कुछ में ज्यादा डेथ्स हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन की वजह से, लेकिन फिर वो भी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या रीजन जी हो जी, सकता है? दैट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। देखें, इसकी मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं। एक तो आपने खुद बताया कि शुरू में बीसीजी वैक्सीनेशन से मुतालिक काफ़ी यानी वो था कि जिन कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीनेशन होती है वो दे प्रोवाइड सम प्रिवेंशन अगेंस्ट दीज वायरल इन्फेक्शंस, लेकिन ये कि इवेंचुअली ये प्रूव नहीं हुआ। इसके अलावा जो मेरा अपना ख्याल है और जो मुख्तलिफ हाइपोथेसिस जो आ रही हैं उसमें देखें, इम्यून जेनेसिस या इम्यूनोजेनिटी जो है ना, दैट इज इटसेल्फ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, और उसमें हर एक का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। लेकिन एक चीज जो मेरी समझ में आती है वो ये कि देखें, हमारे यहाँ बीइंग अ मुस्लिम नेशन, हमारे यहाँ अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्री है। तो आई थिंक देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स in the western population which might be induced by alcohol and their diets जो वो लोग लेते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट का कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। अच्छा सर, अब हमारे यहाँ दो बहुत डाइवर्स क्लासेस हैं। एक है जिसको बिल्कुल कोरोना का फिक्र ही नहीं है, और दूसरा है कि जिनको, अगर कई लोग जो बहुत यानी जो एजुकेटेड हैं लेकिन दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, जो कि इंटरनेट से मोस्टली रीड करते हैं, अगर उन्हें कोई एक भी सिम्टम आ जाए तो वो कोरोना समझ लेते हैं। और इसलिए मैं आपसे बेसिकली बहुत जो बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द आवर है वो ये कि हम फ्लू को और कोरोना को कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, फ्लू जो असल में इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है। यू बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यस ऑफ सर। कोर्स यू नो बेटर, लेकिन फॉर द जनरल पब्लिक ये दो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं। और कोरोना जो है जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, ये भी एक तरह का वायरस है। ठीक है, इन दोनों की अलामात में कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में जिस्म टूट सकता है, इन्फ्लुएंजा में भी हो सकता है और कोरोना में भी होता है। लेकिन कोरोना में सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा डिस्क्राइब किए गए हैं इन द लिटरेचर। इसी तरह मायल्जियाज एक चीज होती है जिसका आसान उर्दू में मतलब है पट्ठों का दुखना। ठीक है, बॉडी यस। मसल एक्स जिसको कहते हैं। तो वो भी हम कोरोना में ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये कि इन्फ्लुएंजा में भी ये वेल रिपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं मिलता। अच्छा, इन्फ्लुएंजा जो माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपको लो ग्रेड फीवर मिलता है, यूजी 99, 100,
जिसको आप लोग हरारत भी कहते हैं। हम्म। लेकिन कोरोना में यूजुअली देयर इज अ हाई ग्रेड फीवर जिसमें टेम्परेचर 102 और 103 या बाज़ औक़ात उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो फीवर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अलावा खराश, गले में खराश होना जिसको सोर थ्रोट कहते हैं, वो हमें कोरोना के केसेस में ज्यादा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में जो है हमें जो है वो जनरलाइज्ड सिम्टम्स जो है लाइक फटीग आपको मिल सकता है, लेकिन ये कि कोरोना में फटीग इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड मोर सिवियर। तो इसके अलावा डिस्निया जिसको आसान उर्दू में सांस का फूलना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, तो वो हमें यूजुअली इन्फ्लुएंजा में नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज कर रहा हो। तो इसी तरह माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं मिलती, लेकिन वंस यू डेवलप निमोनिया तो उस वक्त फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी मिल सकती है जिसकी सिवियरिटी ज्यादा होती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 97% पाकिस्तानी समझते हैं कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को या पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज जिनको है वो होगा, जबकि अब देखने में सामने आ रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स, हाउस ऑफिसर्स, उनको भी, या फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर अदर जो बाकी भी जो लोग हैं जिनको जी जी। कोरोना मतलब यंग है, उनमें भी देखने में आ रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? यस ये शुरू में ये थ्योरी आई थी कि जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है या जिनको हम कोमॉर्बिड्स कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिनको अंडरलाइंग डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है या अंडरलाइंग एजमा है या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उन लोगों को रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू अ हेल्दी यंग इंडिविजुअल। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नाउ वी आर सीइंग more cases of young people, or some of them are absolutely healthy. I mean, they don't have any underlying medical problems. तो ये assume कर लेना कि सिर्फ बूढ़े लोगों को होगा, ये बिल्कुल गलत है। It can affect any population, even बच्चों में, हालांकि इसकी शरह कम जरूर है as compared to adults, but we have also seen cases in pediatrics or even in newborns. तो अगर आप 1 महीने तक के बच्चों का डेटा देखें तो उन तक में ये अफेक्ट कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जितने ज्यादा कोमॉर्बिड्स होते हैं उसमें जो रिस्क ऑफ सिवियरिटी है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सीओपीडी है, फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है लंग्स की जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, तो उसमें अगर किसी को अंडरलाइंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है and that person is already on home oxygen for example, या ये कि वो short of breath होता है, उसकी सांस फूलती है चलने पे, और अगर उसको कोविड हो जाता है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े या उसकी सिवियरिटी ज्यादा हो। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारी बहुत वाइड पॉपुलेशन है जिसको एस्थमा है, तो जैसे आई माई सेल्फ एम एन एस्थमेटिक, तो यानी वो लोग इस पेंडेमिक में यानी उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, या फॉर दैट मैटर अगर उन्हें कोई भी किसी को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, बिकॉज यू आर अ पल्मोनोलॉजिस्ट, तो उसके हवाले से आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे टू द एस्थमेटिक्स एंड अदर पीपल? तो मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ी सी कॉशन जरूर लें। अगर किसी को अंडरलाइंग आजमा है और वो स्टेरॉइड्स पे है तो यस यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन ये कि घर से ना निकलना या अपना काम ना करना, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा सर, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई सिम्टोमेटिक है या कोई एसिम्टोमेटिक है, अगर उससे कोई खदशा पड़ रहा है, क्योंकि ऑल्दो हम लोग तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि कौन से टेस्ट कराने, लेकिन मोस्ट पब्लिक को, क्योंकि आजकल लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, तो अगर किसी को शक हो कि उसे कोरोना है तो उसे कौन से टेस्ट से शुरू करना चाहिए, जो कि बेसिक टेस्ट हैं, जो यानी कि हम विदाउट यानी कि हम करा सकें? देखिए, अगर सिम्टम्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तो उसमें अगर किसी को सडन ऑनसेट बॉडी एक्स, फटीग, मायालजियाज जो मैंने कहा था, मसल एक्स और बुखार, ठीक है, फीवर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोरोना। 98 to 99% ऑफ द इंडिविजुअल्स में फीवर रिपोर्ट हुआ है। इट इज वेरी रेयर के एक्टिव कोरोना हो और फीवर यूजुअली ना हो। कुछ एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि दे हैव नो सिम्टम्स, एंड वी हैव सीन सच केसेस एज वेल, लेकिन अदरवाइज इट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो अगर ये
सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और फर्ज करें 24 आवर्स गुजर जाते हैं या 48 आवर्स गुजर जाते हैं, तो जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है वो तो RT-PCR कहलाता है, ठीक है, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो उसमें जो है नेजोफेरिंजियल या ओरोफेरिंजियल स्वाब लिया जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में भी उन्होंने कुछ इदारे मुख्तस किए हैं। आई थिंक डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी किए होंगे और KPK में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। इसके अलावा जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आगा खान यूनिवर्सिटी में देयर इज अ कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल, जो ऑलमोस्ट 7 days अ वीक खुली होती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक। तो उसमें बेस्ट टेस्ट तो ये है कि आप नेजोफेरिंजियल स्वाब कराएं, ठीक है। फॉर सम रीजन अगर कोई आदमी बहुत डरता है या ये कि वो नहीं कराना चाहता है, तो फिर उस सूरत में जो मुझे सबसे हेल्पफुल टेस्ट लगता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट है, CBC जिसे कहते हैं। तो वो अगर आपका एब्सोल्युटली नॉर्मल आता है फॉर एग्जांपल, तो वो फिर कोरोना जो है ना वो बहुत अनलाइकली है, क्योंकि कोरोना में यूजुअली हमें उसमें एक चीज मिलती है ल्यूकोपीनिया, जिसका मतलब है कि व्हाइट सेल काउंट आपको कम मिल सकता है, या फिर लिम्फोपीनिया एक चीज होती है। तो उसके मुख्तलिफ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी सब टाइप्स होती हैं, तो वो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और यूजिनोफिल्स वगैरह होते हैं। तो उसमें आपको जो लिम्फोसाइट काउंट है ना वो गिरना शुरू हो जाता है। तो आई फाइंड दिस टेस्ट वेरी हेल्पफुल। लेकिन यस, अगर किसी को सिम्टम्स मॉडरेट कैटेगरी के हैं कि वो अब उसको सांस भी फूल रही है, बुखार भी बहुत तेज आ रहा है, तो उस सूरत में मैं CBC के साथ CRP भी यूजुअली करवाता हूँ। और अगर कोविड उनका पॉजिटिव आता है खुदा ना खास्ता, तो फिर देयर आर बैटरी ऑफ टेस्ट्स दैट इज रिक्वायर्ड एज अ बेसलाइन इन मॉडरेट एंड सीवियर केसेस। माइल्ड केसेस में आप वो नहीं करते वो वाले टेस्ट। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक दफा टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो आपका इसमें क्या रिकमेंडेशन होगा कि उन्हें दोबारा टेस्ट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होगा? देखें, अगर आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू रिपीट द टेस्ट। आप क्वारंटीन हो जाएं 7 से लेकर 10 दिन के लिए, लेकिन इफ योर सिम्टम्स हैव रिजॉल्व्ड देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटिंग इट। हालांकि ये रिक्वायरमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की और ऑफिसेस की रही है कि यू नीड अनदर टेस्ट टू प्रूव कि इट इज नेगेटिव, वरना फिर वो आप कहते हैं आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो। लेकिन यस, अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता बुखार नहीं उतर रहा, और अगर फर्स्ट टेस्ट आपने कराया जो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, एंड वी हैव सीन इन एज मेनी एज 30% ऑफ द इंडिविजुअल्स जिसमें अगर टाइमिंग ऑफ द टेस्ट अगर ठीक नहीं है, या फिर ये कि अगर टेक्निक सही नहीं है नेजोफेरिंजियल स्वाब की, क्योंकि आपको पता है हर तरह का टेक्नीशियन है, कुछ लोग अच्छी तरह लेते हैं, कुछ लोग माइट भी इतनी अच्छी तरह ना ले रहे हो, तो उस सूरत में यस, रिपीट टेस्टिंग इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एक दफा और करवाएं। सर, अब एक दूसरा टेस्ट जो देखने में आया और फिर जिस पे कंट्रोवर्सी भी हुई वो था एंटीबॉडी टेस्ट। तो उसके बारे में क्या आपकी यानी कितना हेल्पफुल है? डज इट डिटेक्ट टोटल, यानी कि अगर इम्यूनिटी पॉजिटिव आ जाए तो दैट इट मींस टोटल प्रोटेक्शन, यानी इंसान को दोबारा नहीं होगा? ये ऑडियंस के लिए क्लियर कर दें सर। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट इज, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये हेल्पफुल टेस्ट नहीं है। इट इज समटाइम्स वेरी हेल्पफुल इन द सिचुएशन जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी कहा कि कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है, ठीक है ना, और सस्पिशन है क्लिनिकल कि भाई ये कोरोना हो सकता है, और एंड द पेशेंट इज नॉट विलिंग टू अंडरगो अनदर नेजोफेरिंजियल टेस्टिंग, तो उस सूरत में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमें बताती है कि हाँ भाई इन्फेक्शन हुआ था। फॉर एग्जाम्पल देख, दो तरह की एंटीबॉडीज होती है, एक IgM होती है और एक IgG होती है। IgM जो होती है ना वो बताती है कि रीसेंट इन्फेक्शन है, और IgG जो है ना वो आपको बताता है कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और आपको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था। तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि स्टिल यू नो रीसेंट इन्फेक्शन है, बट नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द इम्यूनिटी। अगर सिर्फ IgM पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि यू कैन स्टिल बी इन्फेक्शियस और अभी रीसेंट इन्फेक्शन है। और अगर सिर्फ IgG पॉजिटिव आता है और IgM नेगेटिव है,
तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन पास्ट में हुआ है, लेकिन अब आपकी बॉडी में इतनी ताकत आ गई कि उसने एंटीबॉडीज बना ली हैं और आपको एक्टिव इन्फेक्शन एटलीस्ट नहीं है। और अगर ये दोनों नेगेटिव आते हैं तो फिर इट इज एन इंडिकेशन कि आपको ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं था, बल्कि कोई और वायरल इन्फेक्शन, ये कुछ और हो सकता है। तो अच्छा, जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शुरू में तो ये ख्याल था कि ये अगर एक दफा हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन रिसेंटली एक जो नई थ्योरी जो सामने आ रही है, हालांकि इट इज एक्सीडिंगली रेयर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। शायद इक्का दुक्का केसेस ऐसे आए हैं जिसमें इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद एंड द पर्सन हैज डेवलप्ड प्रॉब्ली अ री इन्फेक्शन। पब्लिक को अभी डरने की कोई बात नहीं है, और अगर एक दफा एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं तो इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी कि आपको इंशाल्लाह दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। सर अब कई लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं मोस्टली कहते हैं कि हम तो आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, हमें तो माइल्ड सिम्टम्स थे। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि उन्हें यानी उन्हें क्लैरिफाई करें कि रहना चाहिए कि नहीं उन्हें आइसोलेशन? देखें, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है और माइल्ड है, तब भी उसको क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिस्क है ना वो उनके घर वालों पे और उनके दोस्तों पे है। तो अगर वो शख्स बाहर जाएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा, या फिर ये कि अपनी अम्मी अबू या घर में जो भी और अफराद हैं उनको वो पोटेंशियली इन्फेक्ट कर सकता है। तो क्वारंटीन होना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर पॉजिटिव टेस्ट है तब तो ये लाजमी है। अगर ये नेगेटिव आता है तो यस, विद इन आई मस्ट से कि 3 or 4 days इफ योर सिम्टम्स हैव रिजॉल्व्ड, तो यस, क्वारंटीन को डीसी किया जा सकता है, लेकिन ये कि सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी मेंटेन की जाए तो ज्यादा बेहतर है। सर अब ये डिजीज जो होती है ये डिफरेंशिएशन नहीं करती कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, या रेशियल डिफरेंशिएशन भी नहीं करती। अब हमारे पास जो ज्यादातर गरीब पॉपुलेशन है उसके पास एक कमरे का घर है मोस्टली। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को कोरोना हो और वो यानी कि लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, तो एक कमरे के घर में आइसोलेशन या कैसे पॉसिबल होगा? अगर उसके हवाले से आप कुछ। बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि हमारी जो गरीब आवाम है, जो सिग्निफिकेंट हमारी पॉपुलेशन है, जो गांवों में और इवन शहरों में एक एक कमरे के घर में 6 6 8 8 लोग रहते हैं, तो उस सूरत में आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। तो उस सूरत में फिर यही मेरी राय होगी कि भाई जो घर के जो बुजुर्ग अफराद हैं वो या तो कुछ दिन के लिए अपने बहन भाई के घर, या कोई और अगर उनका करीब में कोई ऐसा है जहाँ पे वो एक रह सकते हैं कुछ अरसे के लिए, तो वो वहां चले जाएं। और जाहिर है घर में 1 2 लोगों की तो और जरूरत होगी ना, ताकि अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है, वो बुखार है और उसको सिम्टम्स हैं और वो बिस्तर से उठ भी नहीं सक रहा है, तो वो उसको जाहिर है तीमारदारी करने के लिए, उसको खाना देने के लिए यू नीड सम पीपल अराउंड। तो उसमें ये कि 1 2 अफराद जो है ना वो वहां पे रहें, लेकिन ये कि एक कमरे में 8 या 10 लोगों के साथ क्वारंटीन होना इज इम्पॉसिबल। सर You're अगर जो absolutely right. पेशेंट हो वो मास्क लगा ले और बाकी लोग उसी कमरे के अंदर रहें, सो व्हाट विल बी द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द अदर पीपल? देखिए, सोशल खाली मास्क लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। आई एग्री कि मास्क जरूर लगाएं, लेकिन साथ साथ उसको जो है ना एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और अगर उसको खांसी है और फॉर एग्जांपल स्नीजिंग और कॉफिंग, दीज आर द टू मोस्ट डेंजरस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप किसी के सामने से गुजर जाएं और आपको लग जाएगा, वो गलत है। अगर वो बंदा आपके सामने खांस देता है या छींक देता है, या उसकी सिक्रीशंस जो है ना वो आपको लग जाती हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो उस सूरत में यस, ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आप सही कह रहे हो कि हर सर्कमस्टांसेस हमारे यहाँ इतने फीजिबल नहीं होते, तो उस सूरत में फिर हमें उसके लिए एक कॉर्नर, जैसे कमरे का एक हिस्सा है, कोना है, उसको हम मखसूस करते हैं कि वहाँ पे चादर बिछा दें और थोड़ा सा बांस या डंडा लगा के वहाँ पे कुछ पर्दा सा डाल दें, और उसको स्पिट करने के लिए अगर वो बलगम आ रहा है उसको
तो ये ना हो कि वो जमीन के ऊपर या जगह जगह थूक रहा हो। उसके लिए पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट था कि वो गालदान रखा जाता था, लेकिन उसके भी इतने रिस्क हैं, तो वो मेक श्योर कि वो स्प्यूटम को जगह जगह थूक ना रहा हो। तो ये रेस्पिरेटरी मोड जो है ना, ये ट्रांसमिशन के बहुत खतरनाक हैं। तो यस, दिस कैन बी डन विद द मास्क, लेकिन विद प्रिकॉशंस। सर अब इससे भी पहले जो मसला आता है वो ये आता है कि अगर हमारे किसी बिकॉज द RT-PCR जो टेस्ट है दैट कॉस्ट ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या गरीब बंदे को अगर किसी को कोरोना होता है और उसके पास टेस्ट कराने के पैसे नहीं हैं तो वो क्या यानी किस तरह प्रोसीड करे? मैं ये कहना चाहूंगा, देखें ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनमें तो जाहिर है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इट कॉस्ट अबाउट 7,500 एज सेड। लेकिन ये कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई कैन टॉक अबाउट कराची, यहाँ पे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, डाउ मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे ये टेस्ट जो है ना ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अब ये कि जाहिर है कि उसमें लाइंस बहुत लंबी लंबी होती हैं, वेटिंग होती है, और ये सारी चीज़ें तो हैं। तो मेरे ख्याल से तो गरीब लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। ठीक है सर। सर अब अगला क्वेश्चन है कि कोरोना के बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं कि कभी दिमाग से रिलेटिंग आ रहे हैं, कभी GIT से। अगर आप यानी कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफ कर सकें कि किस किस टाइप के सिम्टम्स अब तक आ चुके हैं और उन्हें किससे खबरदार रहना चाहिए, तो उसके बारे में Sure. Very, very nice and valid question. इसमें आपको पहले भी कहा कि कॉमन सिम्टम्स तो वही हैं जो मैंने आपको बताया कि फीवर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, और फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ कि गले की खराश होना, गले का दुखना, या फिर जो है बाज़ औक़ात स्नीजिंग इज नॉट अ फीचर यूजुअली ऑफ कोरोना, लेकिन मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि ना मिले। नाक का बहना, छींकना जो है ना वो इसका फीचर नहीं है, लेकिन आपको नाक बहने का सिम्टम मिल सकता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, लोअर रेस्पिरेटरी, उसमें कॉफ इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, और अगर खुदा ना खास्ता सांस फूलने लगे तो फिर दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेंजरस सिम्टम, जिसको हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेड फ्लैग सिम्टम भी कहते हैं, कि जिसमें आपको होशियार हो जाना चाहिए कि ये खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो और सिम्टम्स, जैसे कि आपने भी बताया कि हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें नोजिया है, डायरिया है, GI अपसेट जिसको कहते हैं, ब्लोटिंग है, जिसका मतलब है कि पेट का फूलना, पेट में मड़ोड़ होना, बाज़ औक़ात मुंह का मज़ा खराब होना, उल्टी हो सकती है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन वॉमिटिंग के साथ भी हमने लोग देखे हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स कहलाते हैं, यानी पेट से रिलेटेड सिम्टम्स। इसके अलावा रेयर हैं लेकिन रिपोर्टेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड, जैसे अभी एक मेडिकल स्टूडेंट की, आई थिंक लाहौर का ही स्टूडेंट था, उसकी जो डेथ हुई है वो मेनिंजाइटिस के उसको सिम्टम्स थे, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस एंड ही हैड साइंस ऑफ मेनिंजिस्मस, जिसमें गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं उर्दू में। तो viral meningitis has been well reported, although it is rare, but it can occur. इसके अलावा सर में दर्द होना, हेडेक जिसे कहते हैं, इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात चक्कर आना, या इस किस्म के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग हमें स्पेक्ट्रम जो देखने में आया है, वो है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, जिसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमें खाने का मज़ा नहीं आ रहा, और जो हम सूंघ रहे हैं वो हमें लग रहा है कि कोई खुशबू ही नहीं है किसी चीज़ की। तो दैट हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड विद कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज। तो ये मुख्तलिफ, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन है, बाज़ औक़ात अगर हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो, दिल की रफ्तार, तो पाल्पिटेशंस भी मिल सकती हैं, ओकेजनली चेस्ट पेन या चेस्ट हैवीनेस भी मिल सकती है। और आपको पता है कि आजकल हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उसमें अगर अंडरलाइंग उनको एंजाइना है, या उनको अंडरलाइंग एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल या किसी भी वजह से वो बंद हैं, तो वो अगर को इन्फेक्शन होता है, सिम्टम हार्ट फेलियर एंड इवन हार्ट अटैक, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
क्योंकि देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, बट द मोस्ट कॉमन इज रेस्पिरेटरी एंड जनरलाइज्ड सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले बताया। यस सर। सर अब अगला, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोगों को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासिफाई करना अगर कोरोना को आ जाए, क्योंकि फिर इस हवाले से ही जो है काफी लोग पैनिक भी कम हो जाएगी कि अगर किसी को माइल्ड है तो फिर वो ज्यादा पैनिक। सर अगर हम इसको आसान लफ्जों में क्लासिफिकेशन को अगर हम आप बता सकें तो सर। ओके, एक्सलेंट। देखिए, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जैसे अंग्रेजी के अल्फाज हैं। माइल्ड का मतलब है मामूली या कम दर्जे का, मॉडरेट का मतलब है दरमियाना, और सीवियर का मतलब है शदीद। ठीक है ना? तो शदीद, मैं दूसरी एंड से शुरू करता हूँ, सीवियर से शुरू करता हूँ। कि जो सीवियर कैटेगरी है ना, वो सबसे खतरनाक है, जिसको घर पे मैनेज करना एडवाइजेबल नहीं है। उसमें जो हम कैटेगरी, जो उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया लेते हैं। तो उसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो परसिस्टेंट फीवर है, कि बुखार 2 दिन से या 3 दिन से ज्यादा का दौरानिया हो गया है, पैनाडोल आप ले रहे हैं हर 8 घंटे से, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा और तेज बुखार चढ़ रहा है, विच इज यूजुअली डिफाइंड एज 102 एंड अबव। इसके अलावा जो मैंने पहले भी कई दफा बात कही कि अगर सांस का फूलना, डिस्निया इज कंसिडर्ड टू बी अ डेंजरस सिम्टम, स्पेशली इन अ पर्सन जिसको पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसको जो सांस फूलने का सबब बन सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट फेलियर है या बहुत बुरा एजमा है, तब तो जाहिर है कि इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी और डिफिकल्ट। लेकिन अदरवाइज इन एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज, मैं तो उसे सीवियर कैटेगरी में ही लेता हूँ। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो हमें हेल्प करती हैं रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में, वो वाइटल साइंस हैं। वाइटल साइंस वो गाने वाला ग्रुप नहीं, बल्कि वाइटल साइंस जो है वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, और आई कॉल ऑक्सीजन जो आप चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री, उसको मैं फिफ्थ वाइटल साइन कहता हूँ। कि दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटिफाई कि इस मरीज को हम घर भेज दें या फिर इसको हम एडमिट करें। ठीक है ना? तो उसमें अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी की 93 से कम आ रही है, तो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग साइन जो सीवियर कैटेगरी की तरफ जा सकता है, और उसमें एक्सरे का होना जरूरी होता है। और एक्सरे में हम एक पैटर्न देखते हैं जिसको हम लंग इन्फिल्ट्रेट्स कहते हैं, या आसान उर्दू में इसका मतलब है कि धब्बे देखते हैं, नमूनिया के धब्बे। तो उसमें अगर वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो 20% से ज्यादा हो रही है, तो दैट इज अगेन अ डेंजरस साइन, और वो सीवियर कैटेगरी में आएगा। तो ये सीवियर कैटेगरी हुई जिसमें हॉस्पिटल में आपको प्रेफरेबली इन अ मॉनिटर्ड सेटिंग, एचडीयू, या अगर उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है और ऑक्सीजन बहुत लो है, तो फिर प्रेफरेबली इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको हम इंतहाई निगहदाश्त का शोबा कहते हैं। फिर हम आते हैं मॉडरेट कैटेगरी में। मॉडरेट कैटेगरी में ऑक्सीजन जो है वो कम हो सकती है, लेकिन इतनी कम नहीं होगी। उसमें भी आपको 92 से लेके और 95 तक की रेंज आपको मिल सकती है। माइल्ड सिम्टम्स होंगे, डिस्निया हो सकता है लेकिन मामूली होगा। बुखार का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बीच में उतर जाता होगा। उसके अलावा एक्सरे में धब्बे या तो नहीं होंगे, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे होगा, या फिर ये कि उसमें 20% से लेस इन्वॉल्वमेंट एक्सरे की होगी, कि जिसको हम फिर भी मॉडरेट कैटेगरी का नाम दे सकते हैं। उसको ब्रीफली हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सोशल सर्कमस्टांसेस, कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है, तो यस आप उसको 24 से 48 घंटे के लिए जनरल वार्ड में एडमिट कर लें। लेकिन अगर उसकी फैमिली सपोर्ट मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि घर में उसके घर वाले ख्याल रख सकते हैं, तो फिर आप उसको घर पे भी आप उसको एडवाइस करते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लें। पल्स ऑक्सीमीटर एक आला है जो यूजुअली जो आपकी टिप ऑफ द फिंगर होती है, यूजुअली इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसको, तो इसकी टिप पे आप लगा देते हैं और उसका एक बटन होता है, उसको प्रेस कर देते हैं, तो वो आपको ऑक्सीजन की सैचुरेशन बता देता है कि आपके जिस्म में कितनी है। And it's a very simple non-invasive strategy to classify that. और माइल्ड कैटेगरी जाहिर है वही होती है जिसमें आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यूजुअली नहीं होगी, बुखार का पैटर्न इतना सीवियर नहीं होगा, वाइटल साइंस आपके नॉर्मल होंगे,
जिसमें हार्ट रेट आपका 100 से कम होगा, ब्लड प्रेशर आपका स्टेबल होगा, विच इज यूजुअली classified as more than 90 by 60 in an otherwise healthy individual जो antihypertensives वगैरह भी ना ले रहे हों, और उसके अलावा हार्ट रेट मैंने जैसे कहा 100 से कम होगा, सैचुरेशन आपकी 95 प्लस होगी। तो ये सारे माइल्ड सिम्टम्स हैं जिनको आपको घर पे मैनेज करना चाहिए, अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं है। सर थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द क्लासिफिकेशन इन डिटेल। यानी कि हमें जो है हॉस्पिटल जाने का तब सोचना चाहिए जब मॉडरेट क्लासिफिकेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो। ट्रू। और सर अगर कोई पेशेंट घर में ही मैनेज करने का सोच रहा है, जिस तरह आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या अप्लायंसेस जरूरी हैं? और जैसे लोगों ने आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर में लेकर रख लिए हैं और उन्हें खुद ही मैनेज कर रहे हैं, सो क्या ये रिकमेंडेड है या नहीं है? और इफ यू कैन गिव अस अ ब्रीफ लिस्ट कि कौन सी चीजें घर में यानी कि कोरोना पेशेंट्स के पास होनी चाहिए। आइडियली तो मॉडरेट डिजीज को हॉस्पिटल में ही मैनेज होना चाहिए, लेकिन ये कि इन द करंट सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर आर नो बेड्स अवेलेबल और आप दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप फिर घर में मैनेज अगर कर सकते हो तो प्रेफर्ड है कि आप फिर घर पे मैनेज करें। और अगर इफ यू लकी कि आपकी कोई इमीडिएट फैमिली में कोई डॉक्टर है या कोई मेडिकल स्टूडेंट है जो हु कैन हेल्प यू इन मैनेजमेंट, तो वो फिर जाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद है। तो उसमें जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये कि आप एक तो पल्स ऑक्सीमीटर जरूर खरीदना चाहिए इंसान को, जो है ना, अगर मॉडरेट डिजीज घर पे मैनेज हो रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर एपरेटस होना चाहिए। अब तो आपको मैनुअल अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना जो है ना आपको तो डिजिटल भी मिल जाते हैं आजकल, बहुत इजी टू ऑपरेट हैं। और यूजुअली पल्स ऑक्सीमीटर जो है ना वो आपको हार्ट रेट भी दे देता है, या आपके स्मार्टफोन्स हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस हैं, उसमें भी आपका हार्ट रेट जो है ना वो बता देता है कि आपके दिल की रफ्तार क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और पल्स ऑक्सीमीटर को मॉनिटर करें। और अगर घर में आपके कोई डॉक्टर है या मेडिकल स्टूडेंट है तो आप अपना रेस्पिरेटरी रेट भी काउंट करवा सकते हैं, जो ज़ाहिर है एक लेमैन आदमी को ज़रा टीच करना पड़ेगा, लेकिन ये कि अदरवाइज यू नो इट दैट इज आल्सो डूएबल थिंग। और उसके अलावा जो है ना मैं ये रेकमेंड करूंगा कि उसमें लैब मॉनिटरिंग भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि मॉडरेट डिजीज में आपके पास बेसलाइन सीबीसी, सीआरपी, सीरम फेरेटिन लेवल, सीरम एलडीएच लेवल, और अब तो कुछ लोग डी डाइमर्स का भी आपने सुना होगा यस कि सर, समटाइम इट कैन बिल्कुल। कॉज थ्रोम्बोसिस एज वेल, जिसका मतलब है क्लॉट भी ये कर सकता है। तो ये एक बेसलाइन बैटरी ऑफ टेस्ट हैं विच अगर आप चुगताई लैब से या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कराना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। द कॉस्ट कुड बी 3000 और 4000 के अराउंड बन जाएगी मेरे ख्याल से, उससे भी कम में। तो वो ये एक बैटरी ऑफ टेस्ट रिकमेंडेड है along with the chest x-ray for the management of COVID-19 moderate disease at home. So you're absolutely right. Ideally, these patients should be hospitalized at least briefly to see कि ये इनका कोर्स क्या है, लेकिन in the current circumstances we have no other option. तो उसमें घर पे जो है ना ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और सॉरी, मैं थर्मामीटर का बताना भूल गया कि घर में थर्मामीटर भी होना चाहिए जिससे आप टेम्परेचर को मॉनिटर करें। और आप जो है ना घर में कोई भी पेशेंट की वाइफ है या उनके वालिद हैं, वालदा हैं या बच्चा है, बच्चों में से कोई है, they can just make a simple sheet of paper जिसमें they can monitor the vital signs कि सुबह 9 बजे ये था और फर्ज करें 12 बजे टेम्परेचर स्पाइक होता है, तो आप वो नोट कर लें कि भाई 12 बजे 104 तक 103 तक बुखार गया, फिर शाम को 9 बजे जो है वो बुखार उतर गया। और फिर ये एक कॉन्सेप्ट चला है टेली क्लिनिक्स का, तो यस, वो जो भी बड़ा आसाम हेल्पफुल है। यूनिवर्सिटी भी टेली कंसल्टेशन और टेली क्लिनिक्स कर रही है जी जी शायद। जी 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 जी। तो उसमें जैसे मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाएगा एक दूसरे का कि जाहिर अंदाजा हो जाएगा कि आप डिस्नेक तो टिकैप्निक तो नहीं है, तो वो फिजिशियन जो है ना वो आपको देख लेगा। जाहिर है आपका फिजिकल एग्जाम तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कि आपसे डिटेल में हिस्ट्री भी ले सकता है और उसको एक फीलिंग हो जाएगी कि हाँ भाई ये मरीज रिलेटिवली सेफ है एंड कैन बी मैनेज्ड एट होम।
सर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली आजकल बहुत ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये किसी फिजिशियन के ही थ्रू मैनेज होनी चाहिए या जो है घर वाले कोई खुद भी सिंपल फॉर्मूला से कर सकते हैं? आइडियली तो फिजिशियन को ही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, लेकिन ये कि लोग जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं घरों में बिला वजह, वो बहुत गलत चीज है। उसकी वजह से आप देखें ना, शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर्स हो रहे हैं, लोग जिनको जरूरत है उनको बेचारों को मिल नहीं रही है और दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो इधर से उधर भाग रहे हैं। और वेंडर्स ने और जो ये कारोबार कर रहे हैं उन्होंने इसको अपना जाहिर है प्रॉफिटियरिंग बिजनेस बना लिया है कि जो चीज पहले 1,000 या 2,000 की मिलती थी वो अब 10,000 की मिल रही है। तो मैं जनरल पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, पैनिक हर कोविड का नाम सुनते ही आप ना हो। सिर्फ हमें मॉडरेट टू डिजीज से बियॉन्ड जो है ना, यस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी माइट हैव टू पैनिक इन सीवियर केसेस टू रश देम टू द हॉस्पिटल। लेकिन मॉडरेट में आप जो है ना, आप अपने फिजिशियन से, जो भी आपका जनरल फिजिशियन है या जो आपका पल्मोनोलॉजिस्ट है या इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर है, आप उससे रुजू करें। बेशक टेली क्लिनिक से कर लें, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उससे मशवरा लें। और माइल्ड केसेस में जिसमें आपको सांस की तकलीफ नहीं है और आपकी सैचुरेशन 95 प्लस है, तो उसमें प्लीज अपने घर पे ऑक्सीजन जखीरा करने की वो ना करें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हार्म अवर जो हमारे पब्लिक है जिनको जरूरत है, उनके लिए हम नुकसान पैदा कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो, हम अपने प्लेटफॉर्म से यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने डॉक्टर के पास जो है खुद सेल्फ मेडिकेशन इस श्योर, हवाले से ना करें। अवॉइड करें तो जी। सर हम अब लास्ट फ्यू मिनट्स, तो हम अगर आपसे जो आपका लास्ट मैसेज हो टू द पब्लिक, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन द टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक? देखिए, मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है ना, लॉकडाउन का शुरू में लगाया गया था और उसकी वजह से उसका इफेक्ट भी आया, लेकिन फिर जाहिर है कि हमारे यहाँ रमज़ान चल रहा था, एंड ऑफ रमज़ान और ईद उल फितर में फिर इस लॉकडाउन को खोला गया। तो उसमें जो पब्लिक ने क्रेजीपन दिखाया है ना, वो बहुत गलत था और बहुत इमेच्योर था। और उसमें आई कैन नॉट ब्लेम द पब्लिक अलोन, मे बी सम गवर्नमेंट का भी उसमें रोल था, पब्लिक का भी रोल है, इसके अलावा मीडिया का भी रोल है। आई मीन, यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन। या इसके अलावा जो हमारे ये आउटलेट स्टोर्स हैं और जो मॉल्स हैं, इन्होंने ये सेल्स लगानी शुरू कर दी और उसमें जो खवातीन हैं और मर्द हजरात हैं वो वहां पे भागे भागे जा रहे थे एंड ऑफ रमजान। तो मैं उनको मैसेज यही दूंगा, देखें जिंदगी जो है ना, वो अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत तोहफा है, ठीक है ना। उसको इस तरह जाया कर देना जो है ना, आप उन लोगों से पूछिए जिनके यंग लोग या इवन जिनके वालिदैन या करीबी रिश्तेदार इसकी वजह से इंतकाल कर गए, आप उनके दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो आप प्लीज थोड़ी एहतियात करें और अपनों को और अपने आप को जो है ना बचाएं इस मूजी बीमारी से। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू द पब्लिक। क्योंकि देखें, एक दफा जिसको ये हो जाता है ना, यू आर वेरी लकी कि अगर वो माइल्ड होता है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनको सिवियर हुआ है, जो आईसीयू में गए हैं, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़े हैं और जो जिनका इंतकाल भी हो गया। जस्ट टॉक टू द फैमिलीज एंड यू लिटरली स्टार्ट क्राइंग जब आप उनकी कहानियां सुनते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स will bring inshallah a good fruit for our country। और अल्लाह का बड़ा करम है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि हमारी mortality for some reason is much lower than the western countries, but that doesn't mean कि हम जो है ना वो जियाले बन के बाहर निकलना शुरू कर दें और हर किस्म की एक्टिविटी शुरू कर दें। बाहर जरूर निकलिए, आपको जो जरूरी काम है वो जरूर करिए, लेकिन ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करिए। मस्जिद जैसे जाना है, मस्जिद आप जाइए, लेकिन मेक श्योर कि वहां पे प्रॉपर SOPs हो कि एक बंदा खड़ा हो, फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस हो, फिर दूसरा बंदा खड़ा हो।
अभी मैं जुमे की नमाज पढ़ के आया, इसलिए आई अपोलोजाइज कि आपको मैंने 2 बजे का टाइम दिया था। प्रॉब्लम फिर मैंने कहा यार वहां पे तो नमाज ही नहीं खत्म होगी उस वक्त तक, तो मैंने फिर आपको 3 बजे का टाइम एक्सटेंड कराया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सर, एक्सेप्टिंग दैट। वाज आवर तो मैं प्लेजर। मस्जिद में जब भी गया, जब उन्होंने प्रॉपर वहां पे एसओपीज को मेंटेन किया है। तो ये हमारे अपने ऊपर है, कोई ऊपर से नहीं आएगा, कोई अमेरिका से, इसराइल से नहीं आएगा हमें ये एसओपी सिखाने। We have to make our own rules and regulations and we have to follow that. थैंक यू सर कि आपने हमें टाइम दिया, और ऑडियंस थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू मेडकास्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और नेक्स्ट एपिसोड भी हमारी कोविड पर ही होगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। Thank you very much.